वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का 12th की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक को पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हम सभी लोगों ने अभी कुछ दिनों से जो वीडियोस पढ़ रहे हैं उनमें हमने कोलाइड के बारे में बात करना स्टार्ट करी थी। कोलाइड में हम सभी लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि स्कंदन क्या होता है, कोआगुलेशन क्या होता है, स्कंदन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, और स्कंदन से संबंधित हमने हार्डी-शुल्जे का नियम भी आपको बता दिया था। आपसे ये भी कहा था कि हार्डी-शुल्जे का नियम पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं। कई बच्चों ने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो टेस्ट में मैं आपको उन क्वेश्चनों को दूंगा, तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी बच्चे रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं, क्रम से पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और जो लोग इर्रेगुलर हैं वो किसी दिन वीडियो देख लेते हैं, किसी दिन स्किप कर देते हैं, तो जब तक वो रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तब तक वो अच्छा नहीं सीख सकते। आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ उस टॉपिक के लिए आपको जस्ट पिछला वाला टॉपिक स्कंदन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कंदन को जानते हो तो ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है, और अगर स्कंदन नहीं पता है तो पहले आप जस्ट पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखो, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऊर्णन मान, या जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू। ऊर्णन मान या फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है, आप इसको ऐसे समझिए। हमने आपको बताया था कि हमारे पास कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, लायोफोबिक सॉल है, और उस द्रव विरोधी कोलाइड में हम सभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य का विलयन डालते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में जब अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाया जाता है तो स्कंदन होने लगता है, स्कंदन हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को लेता हूँ। हमने एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन लिया और उसमें हमने विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाया। मान लो 4-5 बूंद हमने विद्युत अपघट्य के विलयन की मिला दी, और वो विद्युत अपघट्य किसका था, NaCl का बना हुआ विलयन था। और NaCl का विलयन हमने कैसे बनाया, 50 लीटर पानी में 2 ग्राम NaCl डाल दिया, विलयन बन गया, और उसमें से 5 बूंद उठा करके किस में डाल दी, कोलाइडल सॉल्यूशन में डाल दी। तो हमने पता चला कि उसका तो स्कंदन हुआ ही नहीं। तो विद्युत अपघट्य का विलयन डालने से स्कंदन नहीं होता। विद्युत अपघट्य का विलयन का एक निश्चित न्यूनतम सांद्रता होना चाहिए। पता चला 4 बूंद उसमें डाली है तो उसमें विद्युत अपघट्य हो भी, तो 50 लीटर में आपने 2 ग्राम डाल दिया, तो बताओ 4-5 बूंदों में कितना आया, ना के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विद्युत अपघट्य द्वारा यदि हमको कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना है तो उसके लिए आवश्यक है कि विद्युत अपघट्य के विलयन की एक निश्चित न्यूनतम सांद्रता का होना ज़रूरी है। तो उसी निश्चित न्यूनतम सांद्रता के मान को, जो 1 लीटर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देता है या कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देता है, वही उसका क्या कहलाता है, ऊर्णन मान कहलाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊर्णन मान की डेफिनेशन में किसी वैद्युत अपघट्य का, किसी वैद्युत अपघट्य का मिलीमोल प्रति लीटर, मिलीमोल प्रति लीटर, मिलीमोल प्रति लीटर में वह सांद्रता, देखो सांद्रता का मात्रक होता है, कई तरह के मात्रक होते हैं, मोल प्रति लीटर। यहाँ पर हमें जो मात्रक इस्तेमाल करना है वो कौन सा मात्रक इस्तेमाल करना है, मिलीमोल प्रति लीटर। तो किसी विद्युत अपघट्य का मिलीमोल प्रति लीटर में वह सांद्रता जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन, 1 लीटर कोलाइडी विलयन के
स्कंदन कराने हेतु पर्याप्त होती है, पर्याप्त होती है, उसे उस वैद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान या फ्लक्चुएशन वैल्यू कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास है ये विद्युत अपघट्य, सॉरी कोलाइडी विलयन है। ये हमारे पास क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। इसमें हमने स्कंदन कराना है और हमने इसमें 3 विद्युत अपघट्य अलग अलग डाले। ऐसा नहीं एक साथ मत डालिएगा। 3 विद्युत अपघट्य डाले और 3 कौन कौन से थे? एक था ए, दूसरा था बी, तीसरे का था सी नाम। इसका जो ऊर्णन मान था वो था 2 मिलीमोल प्रति लीटर। इसका वैल्यू था 5 मिलीमोल प्रति लीटर और इसका था वैल्यू 15 मिलीमोल प्रति लीटर। देखो 4 क्वेश्चन, एक तरह से एक क्वेश्चन है, एक और ले लो हमने, मान लो डी भी डाला और इसका वैल्यू है 20 मिलीमोल पर लीटर। मतलब हमने 4 विद्युत अपघट्य लेकर किसी एक कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराया और उन चारों विद्युत अपघट्य का न्यूनतम सांद्रता ज्ञात किया जो स्कंदन कराने के लिए आवश्यक था। वो हमने प्रैक्टिकली नोट कर लिया और हमने आपको बता दिया कि 4 विद्युत अपघट्य ए बी सी डी हैं जिनका ऊर्णन मान 2, 5, 15 और 20 है। आपसे पूछा गया है इन चारों विद्युत अपघट्यों में सबसे अच्छा स्कंदन करने वाला पदार्थ कौन सा होगा, या किस विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, कौन सबसे अच्छा स्कंदन कर पा रहा है। तो आप बोलोगे जिसकी कम सांद्रता स्कंदन कर दे उसको हम कहते हैं कि हाँ ये एक बेहतर स्कंदन क्षमता को दर्शा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता होती है, विद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता होती है वो ऊर्णन मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्णन मान के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप बताओ ऊर्णन मान सबसे कम किसका है? ए का। तो सबसे बढ़िया स्कंदन कौन करेगा? ए करेगा। सबसे अच्छा स्कंदन पदार्थ कौन सा होगा? विद्युत अपघट्य कौन सा होगा? ए के बाद किसका नंबर आएगा? बी का, फिर किसका होगा? सी का, और सबसे कम किसका हो जाएगा? डी का। तो हमने देखा कि जो स्कंदन क्षमता होती है, स्कंदन क्षमता किसकी होती है? विद्युत अपघट्य की होती है। तो जो विद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता है वो ऊर्णन मान के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम संयोजकता से रिलेट करना चाहें तो आप सोच के बताइएगा कि स्कंदन क्षमता का संयोजकता से क्या लेना देना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ हार्डी-सुलजे के नियम में, कुछ एक वहाँ से रिलेट करने का टॉपिक है। तो फिलहाल ये हमारा टॉपिक हो गया ऊर्णन मान। आपसे पूछा जाता है ऊर्णन मान या फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को जब हम किसी कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो स्कंदन की प्रक्रिया आरंभ होने लगती है, स्कंदन की प्रक्रिया होने लगती है। विद्युत अपघट्य के विलयन की मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है वह उस विद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान होता है। और ऊर्णन मान का मान जितना कम होता है विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उतनी अच्छी होती है, या कहें तो स्कंदन क्षमता का मान ऊर्णन मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक उदाहरण जो हमने आपको समझाया हुआ है इसको आप कहीं पर क्वेश्चन बना करके लिख लीजिएगा और इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम होता है कोलाइडों का रक्षण, या जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। इसके अंतर्गत हम 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। एक का नाम है रक्षी कोलाइड और दूसरे का नाम होता है रक्षित कोलाइड। प्रोटेक्टिंग कोलाइड और दूसरा होता है प्रोटेक्टेड कोलाइड। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, पूछी जाती है आपसे। जब पूछे जाएंगे तो आपको उस वे में लिखना पड़ेगा। देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आप केवल थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास 2 तरह के कोलाइडी विलयन हैं। एक है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन
और एक है द्रव विरोधी कोलाइड विलयन। समझ में आया ना, हमारे पास दो तरह के विलयन है, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। हमने क्या किया, उन दोनों विद्युत अपघट्यों दोनों कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्य डाल दिया। तो आप बताओ, विद्युत अपघट्य डाल दिया तो विद्युत अपघट्य डालने से कोलाइडी विलयनों का क्या हो जाना चाहिए, स्कंदन हो जाना चाहिए, होता भी है। हम देखते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं उनका स्कंदन आसानी से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें परिचित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या है, प्रबल आकर्षण बल है। और प्रबल आकर्षण बल होने की वजह से विद्युत अपघट्य भले हम डाल दें, उसका आकर्षण बल कमजोर नहीं पड़ता, या कहें तो स्कंदन बहुत देर में होता है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। आप पॉइंट पर याद रख लीजिएगा कि द्रव स्नेही कोलाइडों में परिच्युत प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से द्रव स्नेही कोलाइडों में यदि विद्युत अपघट्य हम डालते हैं तो उनका आसानी से स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि वो स्थायी कोलाइड होते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड में परिच्युत प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो लगने वाला बल है वो कमजोर है। बड़ी मुश्किल से वो कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में घुले हुए थे। अगर हम विद्युत अपघट्य डाल दें तो विद्युत अपघट्य डालने से द्रव विरोधी कोलाइडों का फटाफट स्कंदन हो जाता है, तुरंत स्कंदन हो जाता है। आप ऐसा कह लो कि जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं जिनका स्कंदन नहीं हो रहा है, वो कहते हैं हमें कोई डर नहीं है विद्युत अपघट्य से, आप डालो विद्युत अपघट्य, हमारा स्कंदन नहीं होगा। मतलब वो निडर कोलाइड हैं, वो डरते नहीं हैं। और अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड की बात करें तो द्रव विरोधी कोलाइड बहुत डरपोक टाइप के व्यक्ति हैं, डरपोक टाइप के कोलाइड हैं। जैसे ही उनमें हम विद्युत अपघट्य डालते हैं फटाक से उनका स्कंदन हो जाता है। तो आप बताओ, द्रव स्नेही कोलाइड को आप ऐसा कहो कि ये बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है, द्रव स्नेही कोलाइड। और जो द्रव विरोधी कोलाइड है वो बहुत डरपोक कोलाइड है, उसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं और तुरंत उसका स्कंदन हो जाता है। क्लियर है? अब हम आपको एक टास्क देते हैं। अब टास्क ये है कि दो बच्चे हैं, एक है बहुत स्ट्रांग, बहुत बहादुर बच्चा है, उसको रात में डर भी नहीं लगता है, भूत वगैरह उसको डरा नहीं पाते हैं। और एक बच्चा है बहुत डरपोक टाइप का बच्चा है, उसको बहुत डर लगता है, अंधेरे से भी डर लगता है, उसको भूत वूत के सपने भी आते हैं, तो उसको बहुत डर लगता है। तो हमने क्या किया कि दो बच्चे, एक बहादुर बच्चा है और एक डरपोक बच्चा है, उसको टास्क रखा कि आपको रात को 2 बजे इस घर में जाना है और उस घर में कोई नहीं रहता है, लाइट भी बंद है, अंधेरा है, और वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको 500 रुपये मिलेंगे और आप उसको उठा करके रख लीजिए, उसकी किताब खरीद लीजिएगा। वो 500 रुपये आपके, मगर जाना आपको रात को 2 बजे। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो तो फटाफट जाएगा और पैसा उठा करके ले आएगा, ले भी आता है, ले आया। अब हमने दूसरी बार फिर टास्क रखा कि आपको उसी घर में फिर जाना है, मगर जो बच्चा जा चुका है वो बच्चा नहीं जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। तो वो जो डरपोक वाला बच्चा कहता है कि हम तो सर जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर तो अंधेरा है, हमें डर लगता है। तो उसने क्या किया, प्लानिंग करी कि यार हम अगर जाएंगे तो 500 रुपये मिलेंगे, हमारे हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा कि जो बहादुर वाला बच्चा था उससे कहा यार तुम हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो, तुम हमारे बस पीछे पीछे रहना, आगे मैं रहूँगा, और जैसे ही वो पैसा मिलेगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो डरपोक बच्चा था अगर उसको साथ मिल गया, उसको बॉडीगार्ड मिल गया, तो ऐसी स्थिति में वो भी अंधेरे वाले कमरे में जाना पॉसिबल हो सका, और पॉसिबल हो सका, पैसा लेके आ गया, और फिर उसने उन लोगों ने बराबर बांट लिए, और फिर जो भी उस पैसे का करना था उन्होंने किया। कुछ वैसा ही यहाँ पर है। हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है बहादुर और द्रव विरोधी कोलाइड है डरपोक। हमने इसमें विद्युत अपघट्य डालना है, तो द्रव स्नेही कोलाइड का तो स्कंदन नहीं होता है क्योंकि बहादुर है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। और द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड में अगर हम विद्युत अपघट्य डालेंगे तो उनका स्कंदन हो जाना है। तो हमने क्या काम किया, द्रव विरोधी कोलाइड, देखो विद्युत अपघट्य नहीं डाला हमने, विद्युत अपघट्य भी हमने अलग से कर दिया। हमने द्रव विरोधी कोलाइड में, मतलब डरपोक कोलाइड में थोड़ा सा बॉडीगार्ड मिला दिया। मतलब क्या मिला दिया, द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया। तो द्रव विरोधी कोलाइडों में जब अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है, तो फिर यदि हम विद्युत अपघट्य अब डालें, किस में डालें, द्रव विरोधी में, तो द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य डालने से स्कंदन फटाफट हो जा रहा था। मगर अब हमने क्या किया, द्रव विरोधी कोलाइड में अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया, और फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, विद्युत अपघट्य मिलाया, तो हमने देखा उसका स्कंदन नहीं हो रहा है। मतलब द्रव स्नेही कोलाइडों के स्कंदन से रक्षा कर ली। किसने रक्षा करी, द्रव स्नेही कोलाइड ने रक्षा करी। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स कहते हैं।
बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि द्रव विरोधी कोलाइडों में जब अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उसका स्कंदन आसानी से हो जाता है, किंतु जब द्रव विरोधी कोलाइडों में यदि अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर उनका आसानी से स्कंदन नहीं होता है, या कहें तो स्कंदन रुक जाता है। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडों की स्कंदित होने से रक्षा करते हैं, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइडों को हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। और जिसकी रक्षा होती है, द्रव विरोधी कोलाइडों की रक्षा हो रही थी, इसलिए द्रव विरोधी कोलाइडों को हम क्या बोलते हैं, रक्षित कोलाइड कहते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड के नाम बताओ। गोंद हो गया, ग्लू हो गया, जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है। तो ये सब क्या हो गए, रक्षी कोलाइड। आपसे पूछा था रक्षी कोलाइड पर शॉर्ट नोट लिखो, तो रक्षी कोलाइड का मतलब द्रव स्नेही कोलाइड। तो आपको बताना है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वही रक्षी कोलाइड होते हैं। क्यों रक्षी कोलाइड होते हैं, क्योंकि यदि इनको द्रव स्नेही कोलाइडों को यदि द्रव विरोधी कोलाइडों में अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन विद्युत अपघट्य डालने पर रुक जाता है, या कम हो जाता है, या घट जाता है। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडों की स्कंदन से रक्षा करते हैं, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइडों को हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण हो गया गोंद, ग्लू, जिलेटिन, एल्बुमिन। और जिनकी रक्षा हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, रक्षित कोलाइड। क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एक उदाहरण समझ लो। जैसे हम इंक बनाते हैं, काले रंग की मान लो स्याही बना रहे हैं, तो काले रंग की स्याही में हम थोड़ा सा बबूल का जो गोंद होता है, देखा होगा बबूल के पौधे में वो गोंद टाइप की होती ना, वो थोड़ी सी मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं, जिससे वो जो स्याही के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल रहें, उनका स्कंदन ना हो जाए। वो पता चला स्याही नीचे, कण नीचे बैठ गए, थोड़ी देर बाद पानी पानी ऊपर रह गया। तो जब हम गोंद बनाते हैं तो उन गोंद को बनाने में हम बबूल की गोंद मिला देते हैं, जिससे स्कंदन रुक जाता है। उसी तरह से जब हम आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें अल्प मात्रा में जिलेटिन मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं जिलेटिन, क्योंकि आइसक्रीम में जो दूध है, जो बर्फ़ है, जो शक्कर है, वो उनका स्कंदन ना हो जाए, उस स्कंदन को रोकने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, जिलेटिन मिला देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रक्षी कोलाइड क्या होते हैं, रक्षित कोलाइड क्या होते हैं, और इसका ऊर्णन मान क्या होता है, ये टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने जस्ट इससे पहले रक्षी कोलाइड देख लिया था। अब रक्षी कोलाइड जिन बच्चों को समझ में आ गया है उन बच्चों के लिए ये टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सैकड़ों बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्ड नंबर और फिर से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। छोटी सी डेफिनेशन है मगर याद नहीं होती है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक याद नहीं होनी है। चलो देखो, मैं इसकी डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप इसकी डेफिनेशन एक डायग्राम पे समझो, फिर मैं इसको लिखूँगा और आपको फटाफट ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखो स्किप मत करना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ध्यान से समझना। देखो हमारे पास गोल्ड सॉल है, क्या चीज़ है ये, गोल्ड सॉल। आपको पता है ये गोल्ड सॉल क्या होता है? आप कहोगे हाँ पता है, ये क्या होता है, एक द्रव विरोधी सॉल होता है। क्या होता है ये? द्रव विरोधी सॉल होता है, गोल्ड सॉल है। चूंकि ये गोल्ड सॉल जो हमने बनाया है वो स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने इसके आगे क्या शब्द लिख दिया, मानक गोल्ड सॉल। मानक का गोल्ड सॉल का मतलब है जो गोल्ड सॉल हम बना रहे हैं वही गोल्ड सॉल आपको भी बनाना है, वही गोल्ड सॉल तीसरे को भी बनाना है। मतलब इसकी सांद्रता कैसी है, फिक्स है। हमने क्या लिया, एक मानक गोल्ड सॉल लिया, ठीक है। और कितना लिया, 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर क्या लिया, मानक गोल्ड सॉल। इसका आयतन कितना लिया, 10 मिलीलीटर। अब हमने क्या काम किया, इसमें क्या मिलाया, NaCl का विलयन, मतलब विद्युत अपघट्य का हमने क्या मिलाया, विलयन मिलाया। ये जो विद्युत अपघट्य का विलयन था ये कितना मिलाया, 1 मिलीलीटर, केवल 1 मिलीलीटर मिलाया। और ये जो विद्युत अपघट्य का विलयन था इसकी सांद्रता कितनी थी, 10%। मतलब NaCl का विलयन कितनी सांद्रता का था, 10%। अब आप बताओ NaCl का 10% का मतलब क्या होता है कि हमने 10 ग्राम लिया NaCl, 10 ग्राम लिया NaCl और उसमें पानी मिलाया, घोला, और घुल गया जब वो, तब हमने उसका आयतन कितना कर दिया, 100 ml, 100 ml। ध्यान से समझना,
10 ग्राम NaCl और 100 ग्राम पानी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। 10 ग्राम NaCl और 100 ml पानी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, 10 ग्राम हमने NaCl लिया, उसमें पहले थोड़ा सा पानी मिलाया, उसको घोल दिया, और घोलने के बाद जब वो घुल गया तब हमने उसमें और पानी मिलाया, और पानी मिलाया, मतलब उसका जो आयतन है वो मेकअप कर लिया। उसका आयतन हमने कितना बना लिया, 100 ml बना लिया। उस विलयन का आयतन 100 ml बना लिया, तो जो हमारे पास बना बनाया विलयन हुआ वह कहलाएगा 10% NaCl का सॉल्यूशन। 10% NaCl के विलयन में से हमें कितना मिलाना है, मात्र 1 मिलीलीटर मिलाना है। ध्यान से समझना, हमने क्या लिया, 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड सॉल्ट लिया, और यदि हम उसका स्कंदन कराना चाहते हैं तो हमने क्या लिया, 10% NaCl के विलयन में से कितना मिलाया, 1 मिलीलीटर। तो हमने देखा उसका स्कंदन हो जाता है। अब अगर हम इस स्कंदन को रोकना चाहते हैं तो हम इसमें क्या मिलाएंगे, स्कंदन को रोकना है तो हम क्या मिलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड। क्या मिलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड, यही तो मिलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे, और उसकी मात्रा हम किस में नापेंगे, मिलीग्राम में। क्लियर हुआ। द्रव स्नेही कोलाइड जब हम मिला देंगे तो स्कंदन रुक जाएगा। अभी भी तो बताया कि अगर हम द्रव स्नेही कोलाइडों को द्रव विरोधी कोलाइडों में मिला देते हैं तो उसका विद्युत अपघट्य से जो स्कंदन है वह रुक जाता है, और इसी को तो हम बोलते हैं रक्षण, कोलाइडी विलयनों का रक्षण, और जो रक्षा करता है उसको बोलते हैं रक्षी कोलाइड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्रव स्नेही कोलाइडों की, द्रव स्नेही कोलाइडों की मिलीग्राम, द्रव स्नेही कोलाइडों की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड सॉल का 10% NaCl विलयन, सॉरी 10%, हाँ ठीक है, 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर आयतन मिलाने पर होने वाले स्कंदन को रोक देती है, उसे उस द्रव स्नेही कोलाइड अथवा रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर अथवा स्वर्णांक कहते हैं। ये है वो डेफिनेशन, ध्यान से समझना। द्रव स्नेही कोलाइडों की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर उसका 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर मिलाने पर होने वाले स्कंदन से रक्षा करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो ये था हमारे गोल्ड नंबर का डेफिनेशन। अब इस गोल्ड नंबर के डेफिनेशन पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब हम उनको और देख लेते हैं। देखो, स्वर्ण संख्या के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो पॉइंट याद रखना है उस पॉइंट को पहले आप देख लीजिए। आप याद रखिएगा कि जो रक्षण क्षमता है, रक्षण क्षमता है, किसकी रक्षण क्षमता है, द्रव स्नेही कोलाइडों की या रक्षी कोलाइडों की जो रक्षण क्षमता होती है वो स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि स्वर्ण संख्या ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ रहा है, तब रक्षण हो रहा है, तब जाके उसका स्कंदन रुक रहा है। और अगर स्वर्ण संख्या कम है तो हम थोड़ा सा रक्षी कोलाइड मिलाएंगे और रक्षण हो जाएगा, मतलब उसका स्कंदन नहीं होगा। तो
तो खुद से बताओ, आपको बॉडीगार्ड चाहिए तो एक बॉडीगार्ड रखना पर्याप्त होता है जो 50-100 को निपट ले? अगर 50-100 गुंडे आप पे आक्रमण करते हैं तो एक बॉडीगार्ड आपको प्रोटेक्शन दे दे, ऐसा बॉडीगार्ड काम कर रहता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपको अपनी रक्षा के लिए आपने 50 लोगों को बॉडीगार्ड बना दिया, तब जाकर के रक्षण हो रही है, तो आप बताओ आपको कौन देखेगा? पूरे ऐसा लगेगा भीड़ में आप भी हो। तो मतलब ऐसा बॉडीगार्ड होना चाहिए जो एक 50 के बराबर हो, ऐसा ना हो कि 50 की फौज लेकर के आप चल रहे हो। समझ में आया ना? सेम चीज़ यहाँ पर है, हमें रक्षण करना है तो हमें थोड़ा सा द्रव्य स्नेही कोलाइड मिलाएं और रक्षण हो जाए, हमें यही तो चाहिए ना। मतलब स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, जो रक्षी कोलाइड है उसकी रक्षण क्षमता उतनी बेहतरीन होगी। तो हमने उसी को कंक्लूड किया है कि जो रक्षण क्षमता होती है रक्षी कोलाइडों की, वो स्वर्ण संख्या की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब स्वर्ण संख्या अगर ज़्यादा है तो रक्षण क्षमता कम होगी, और स्वर्ण संख्या अगर कम है तो रक्षण क्षमता अधिक होगी। अब उसी को सॉल्व करने के लिए देखो, हमने यहाँ पर कुछ रक्षी कोलाइड लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? जिलेटिन है, अभी भी बताया था हमने, आइसक्रीम बनाने में हम जिलेटिन मिलाते हैं, ठीक है। कैसीन है, अंडे की एल्बुमिन है, गम अरेबिक है जिसको हम गोंद कहते हैं, सोडियम ओलिएट है और स्टार्च है। ये सब के सब द्रव स्नेही कोलाइड हैं, सब के सब रक्षी कोलाइड हैं, और इनकी स्वर्ण संख्या लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेंज है, इसके बीच में कहीं पे कुछ ना कुछ होगी। तो आप या तो इसको मान लो क्वेश्चन करने के लिए, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 है, कैसीन की स्वर्ण संख्या 0.01 है, अंडे की एल्बुमिन की स्वर्ण संख्या 0.08 है, और गम अरेबिक की 0.15 है, सोडियम ऑलेट की 0.40 है, स्टार्च की 25 है। तो आप बताओ इनमें सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड कौन सा होगा, या सबसे अच्छी रक्षण क्षमता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा रक्षण क्षमता किसकी होगी? तो आप बोलोगे जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम उसकी रक्षण क्षमता ज़्यादा। तो आप बताओ स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी है? जिलेटिन की। सो जो इतने विकल्पों में जो सबसे बेहतरीन रक्षी कोलाइड होगा वो कौन सा होगा? जिलेटिन। और सबसे खराब कौन सा होगा? स्टार्च, क्योंकि इसकी स्वर्ण संख्या कितनी है? ज़्यादा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें से ये एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा, और इसका जो भी आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखो क्वेश्चन है 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट को 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन मिलाने पर स्कंदन से बचाने के लिए 0.025 ग्राम स्टार्च की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या बताओ। आप बताओ स्वर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? मिलीग्राम में द्रव स्नेही कोलाइड की वह मात्रा, मतलब स्टार्च की मात्रा हमें ग्राम की जगह किस में लेना चाहिए? मिलीग्राम में लेना चाहिए, जो 10 मिलीलीटर माना गोल्ड सॉल्ट को 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन मिलाने पर होने वाले स्कंदन से रक्षा करे। तो बस हमको केवल इसको ग्राम की जगह किस में पढ़ना है? मिलीग्राम में। आपको पता है कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो यहाँ सीधा हमारा आंसर हो जाएगा स्टार्च की स्वर्ण संख्या बराबर 0.025 इंटू 1000 मिलीग्राम। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। मतलब जो स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 25 आ जाएगी। कर लोगे इसे? पूरी की पूरी स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, क्वेश्चन नहीं है, स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन लिखी हुई है। बस जो द्रव्य स्नेही कोलाइड स्टार्च हम मिला रहे थे स्कंदन के लिए, उसकी मात्रा ग्राम में दी थी, तो आप उसको बस मिलीग्राम में लिख दीजिए, तो जो मिलीग्राम में आएगी वही उसकी क्या कहलाएगी? स्वर्ण संख्या कहलाएगी। तो ये था हमारा स्वर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन। बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक है ऊर्णन मान से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या है? आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट के 200 मिलीलीटर को स्कंदित करने के लिए 10 मिलीलीटर 1 मोलर NaCl विलयन की आवश्यकता होती है। NaCl के ऊर्णन मान की गणना करो। ये 10 मिलीलीटर 1 मोलर NaCl, इसका मतलब हुआ 10 मिली मोल पर लीटर। देखो ये M का मतलब होता है मोलरता। मोलरता का मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर, और मिली तो है ही, तो 10 मिली मोल पर लीटर। मतलब कहने का ये हुआ, मैं ही बता दे रहा हूँ कि सीधा सीधा सा मतलब है कि 10 मिली मोल पर लीटर NaCl स्कंदित करता है, स्कंदित
करता है बराबर, या ऐसा उल्टा लिखो थोड़ा सा, मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, इधर से लिख रहा हूँ इस तरह से, 200 मिलीलीटर आर्सेनिक सल्फाइड, 200 मिलीलीटर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल को स्कंदित करता है बराबर 10 मिलीमोल पर लीटर NaCl सॉल्यूशन। तो आप बताओ 1000 मिलीलीटर को स्कंदित करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 10/200 गुणा 1000। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो जो NaCl का जो उर्णन मान है वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। देखो उर्णन मान की आप डेफिनेशन देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, मिलीमोल प्रति लीटर में विद्युत अपघट्य की वह सांद्रता जो 1 लीटर, ध्यान रखिएगा, जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो। 1 लीटर को, यहाँ पर 200 मिलीलीटर को आवश्यक कितना है? 10 मोल पर लीटर। तो आप बताओ, या कहें तो 200 मिलीलीटर को आवश्यक मिलीमोल पर लीटर कितना है? 10 मिलीमोल पर लीटर। तो 1 के लिए कितना होगा और 1000 के लिए कितना होगा? तो इस तरह से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 50। तो NaCl का जो उर्णन मान है वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फ्लक्चुएशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, आप करिएगा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजा करिए, लाइक कमेंट भी किया करिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।